हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या जिसे हम यूएनएफसीसीसी का कॉप 28 के नाम से भी जानते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये यूएनएफसीसीसी या कॉप 28 क्या है। 1992 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक बड़ा सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था और इसका नाम रखा गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट फर्स्ट। इस सम्मेलन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए एक ढांचे का विकास किए जाने की बात कही गई और इसी के अंतर्गत यूएनएफसीसीसी का प्रस्ताव रखा गया, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए ये एक संस्था है और इसने 1994 से काम करना शुरू कर दिया। अब इस यूएनएफसीसी के जितने भी भागीदार देश हैं, उन सभी देशों के प्रतिनिधियों का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इसी को कॉप या सीओपी के नाम से जानते हैं। ये आप कहें कि उन भागीदारों का जो सम्मेलन है उसको कॉप के नाम से जानते हैं और इसे हर वर्ष एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कॉप 1 की, तो ये कॉप फर्स्ट जो है वो 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित किया गया था और भी हाल ही का जो कॉप 28 है वो यूएई में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉप क्या है। कॉप जो है वो यूएनएफसीसी के अंतर्गत एक प्रमुख निर्णयकारी निकाय है, यानी यूएनएफसीसी के अंतर्गत मुख्य जो निर्णयकारी संस्था है जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी वैश्विक निर्णय लिए जाते हैं, वो कॉप है। अब इसकी प्रतिवर्ष जो है वो इस तरह से बैठ के आयोजित की जाती है। अभी इसका जो मुद्दा है वो इस प्रकार है कि 2015 में पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस पेरिस सम्मेलन में ये कहा गया कि विश्व का जो औसत तापमान है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, यानी जो पूर्व औद्योगिक स्तर का जो तापमान था, पूरे विश्व का जो वैश्विक तापमान था, उसको 1.5 सेल्सियस तक ही रखना है या उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखे जाने का प्रयास किया करना है। कब तक? इस सदी के अंत तक। और इसी से संबंधित विभिन्न पक्ष जो है या विभिन्न निर्णय जो है वो इस सम्मेलनों में लिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस कोप 28 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि ये कब आयोजित हुआ, तो इसका जो आयोजन स्थल है वो एक्सपो सिटी दुबई संयुक्त अरब अमीरात है और इसे 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुल्तान अहमद अल जाबिर, यानी जिस देश में आयोजित किया जाता है वहीं के जो प्रमुख है वो इस सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। अब इस कॉप 28 का जो प्रमुख प्रावधान है या इसके जो प्रमुख जो मुद्दे हैं वो क्या है, यानी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी पृथ्वी का औसत तापमान समय के साथ में बढ़ रहा है और इसी के अंतर्गत विभिन्न जो कार्यवाही है उन पर बात की गई इस कॉप 28 के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं कॉप 28 की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं। कॉप 28 के अंतर्गत जो समझौते हुए हैं उसमें जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने पर सहमति बनी। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल जिसमें पेट्रोल डीजल आदि शामिल है, इसी के साथ में प्राकृतिक गैस, केरोसिन या जो एलपीजी वगैरह हैं, ये सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और ये जो जीवाश्म ईंधन है वो कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है, यानी विश्व में कार्बन का जो उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा इन जीवाश्म ईंधनों से होता है और इसी की वजह से पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है। तो पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं उसको बढ़ने से रोकने के लिए हमें इस कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा और कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे समाप्त किया जाना। अब ये समाप्त किस रूप में किया जाना या इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो देखिए कि इसमें ये कहा गया है कि 2030 तक कार्बन का जो वैश्विक उत्सर्जन है उसको 43% तक कम किया जाना है, यानी अभी जितना उत्सर्जन हो रहा है उसका 43% तक कम कर दिया जाए 2030 तक
और 2035 तक अभी के उत्सर्जन का 60% तक कम कर दिया जाए और 2050 तक पूरे विश्व का जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो कर दिया जाए, यानी उसको शून्य पर ले आया जाए। यानी इस पर ये जो कुछ माइलस्टोन जो है वो तय किए गए हैं जिससे कार्बन का उत्सर्जन जो है वो धीरे धीरे कम किया जा सके। इसके अलावा इस सम्मेलन में 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2 गुना करने का आह्वान किया गया। इसका मतलब है कि 2030 तक अभी जो विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसको 3 गुना करना है। तो स्टूडेंट, ये नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि ऊर्जा के वो संसाधन जिनसे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम होता है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है या अन्य प्रकार की ऊर्जा के स्रोत जिनसे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। और साथ ही ऊर्जा के इन संसाधनों को अपनाने की जो दर है उसको भी 2 गुना करने का निर्णय किया गया है। साथ ही ये ऊर्जा जो नवीकरणीय संसाधनों से उत्पन्न की जाएगी इसको 3 गुना करके कम से कम 11,000 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ में COP 28 के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु संबंधित निवेश संस्था अल्टेरा में $30 अरब निवेश करने की घोषणा की, जिससे यह जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बन गया है। यानी अल्टेरा जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यवाही के लिए एक ऐसी संस्था है जिसमें वित्त का एकत्रण किया जाएगा और इसका जो प्रबंधन है वो लूनेट नामक वैश्विक निवेश प्रबंधक के द्वारा किया गया है और इसका मुख्यालय जो है वो अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में स्थित है। साथ ही COP 28 के महानिदेशक राजदूत माजिद अल सुवेदी अल्टेरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा इसमें निर्णय लिया गया कि 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन योजनाओं के साथ अपनी प्रथाओं को संरेखित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब ये है कि देखिए, मीथेन जो है ये भी एक ऐसी गैस है जो कि वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और इसका जो उत्पादन है वो धान के खेतों या इस प्रकार से जुगाली करने वाले जो जानवर हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो 2030 तक मेथेन का उत्पादन भी जीरो करना है और साथ ही जैसा कि हमने पूर्व की स्लाइड में भी चर्चा की है कि कार्बन का उत्सर्जन जो है वो 2050 तक जीरो करना है। अब बात करते हैं कि इस सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका रही है। COP 28 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। भारत ने कुछ प्रमुख मुद्दों को इस सम्मेलन में उठाया है जिसमें सबसे पहला मुद्दा है GRCA। GRCA COP 28 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अब ये GRCA जो है वो इस प्रकार से विश्व के जो प्रमुख नदी शहर हैं, यानी नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, उनको आपस में जोड़ने का एक मंच है और इसमें किस तरह से अपने विकास को नदी केंद्रित बनाए रखने का प्रयास किया जाए और उनके बीच में आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान की भी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में इस सम्मेलन में हरित ऋण पहल पर भी बात की गई, यानी विश्व में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण करना या इसी तरह से अन्य प्रकार की जो पुनर् जिसे आप कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जाओं में निवेश करना, उसके लिए भी ऋण उपलब्ध करवाए जाने की बात की गई है। इसके अलावा भारत की तरफ से लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म का 2.0 वर्जन या आप कहें कि लीड आईटी का सेकंड वर्जन भी लॉन्च किया गया। लीड आईटी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन ने जारी किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की सरकारों, उद्योगों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और थिंक टैंकों को एक साझा मंच प्रदान किया जाएगा ताकि वो अधिक से अधिक अपनी इंडस्ट्री को जलवायु केंद्रित या आप कहें कि जलवायु फ्रेंडली बना सकें।
इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी के प्रमुख बिंदु क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि समावेशी और न्यायपूर्ण उद्योग परिवर्तन, यानी उद्योगों को अधिक से अधिक जलवायु फ्रेंडली बनाने के इस क्रम में सभी को भागीदारी दी जाए और साथ ही जलवायु से संबंधित जो निर्णय है वो सभी मनुष्यों के लिए समान हो। यानी ऐसा ना हो कि जलवायु परिवर्तन जो है वो किन्हीं और लोगों के द्वारा किया जा रहा हो और इसका दुष्प्रभाव किसी और पर पड़ रहा हो। आज जैसे विश्व में एक प्रमुख समस्या है कि जलवायु परिवर्तन के मुख्य जिम्मेदार पश्चिमी देश है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन छोटे छोटे देशों को भुगतना पड़ रहा है जो कि इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी का साझा हस्तांतरण और विकास, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना जिसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम हो और इस टेक्नोलॉजी को विभिन्न देशों के बीच में हस्तांतरित भी किया जाना चाहिए। इसी के अलावा इसमें उद्योग परिवर्तन के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया जाएगा। तो लीड आईटी 2.0 ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2019 के न्यूयॉर्क यूएन क्लाइमेट समिट में, जिसे भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसके अलावा भारत की तरफ से रेस टू रिजिलेंस की भी घोषणा की गई, यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रिजिलेंस में अपनी भागीदारी की घोषणा की। रेस टू रिजिलेंस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने वाला एक वैश्विक अभियान है। भारत में इस अभियान का नेतृत्व NIUA का CQ यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का क्लाइमेट सेंटर ऑफ सिटीज इसका नेतृत्व करेगा। इस सम्मेलन में एक प्रमुख मुद्दा यह रहा कि भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस दस्तावेज में स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन के लिए ग्रीन हाउस गैस के उपयोग पर अंकुश लगाने की शर्त थी। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किए जाने का प्रस्ताव इस सम्मेलन में रखा गया था, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। रीजन ये है कि भारत का ये मानना है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अभी भी बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर है और ऐसी स्थिति में अगर स्वास्थ्य सेवाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा तो ये सुविधाएं और ज्यादा महंगी हो जाएगी जो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसीलिए भारत ने अपने नागरिकों की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा पत्र पर या आप कहें कि इस दस्तावेज पर साइन करने से मना कर दिया। अब इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे COP29 का जो आयोजन है वो 2024 में यानी नेक्स्ट जो COP29 होगा वो अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा और साथ ही जो पिछला कॉप सम्मेलन है COP27 वो मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। अब इसके बाद में आगे की राह किस प्रकार से होगी, भविष्य में किस प्रकार के प्रस्तावों पर मुख्य फोकस रहना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि जलवायु वित्त लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, यानी जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए विश्व में वित्त को अधिक से अधिक इकट्ठा किया जाना और उन्हें सभी देशों को या जिनको आवश्यकता है उन देशों को प्रदान किए जाने की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद में प्रमुख उपलब्धियों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट समय सीमा के साथ स्पष्ट और विस्तृत रोड मैप विकसित किया जाना चाहिए। यानी अभी तक जो भी प्रस्ताव वगैरह पारित किए गए हैं या जो भी इस तरह से मुद्दे तय किए गए हैं उनका समय रहते उस स्पष्ट तरीके से प्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को संशोधित और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यानी सभी देशों ने अपने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उनको भी समय रहते प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा कानूनों और विनियमों में जलवायु संबंधी विचारों को एकत्र करना चाहिए। अब इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या रहे इनको एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जलवायु ईंधन को धीरे धीरे क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने पर सहमति बनी। इसके लिए हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो है 2030 तक 2035 तक और 2050 तक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरा मुख्य बिंदु था कि 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है और अगर आप इसको इस तरह से संख्या में देखें तो ये लगभग 11,000 गीगावाट करने तक का प्रयास किया जाएगा।
इसके अलावा अल्टेरा, जो कि एक तरह से एक निजी निवेश की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वित्त इकट्ठा करने की बात की गई थी, उसके अंदर 30 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा हुई और वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत की तरफ से इसमें ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस पर बात की गई, साथ ही हरित ऋण पहल और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी 2.0 पर भी बात की गई और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में भी अपनी भागीदारी पर चर्चा की। तो ये था COP 28 और उसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेक्चर।